नमस्ते। आज हम राजनीतिक विज्ञान का कक्षा 7 एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय करेंगे, जिसमें हेल्थ सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से सरकार की भूमिका है और इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान में दिए गए हैं, उसमें से एक राइट है राइट टू हेल्थ। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो राइट टू हेल्थ का एप्लीकेशन उतना स्ट्रांगली नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो जो प्रोविजंस हैं उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है, गाँव तक की पहुंच बढ़नी चाहिए। हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें मुख्यतः जो कार्य होता है वो है शिक्षा में, हेल्थ में, रोजगार की समस्या में, आवास प्रदान करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, बिजली, इन सब कार्यों में। अब भारत में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हेल्थ केयर के सिस्टम में, तो उससे पहले हमें हेल्थ क्या है या स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में समझना होगा। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सभी तरीकों की बीमारियों से मुक्त रहना एक स्वस्थ इंसान की पहचान है। पर जब हम ये कहते हैं कि सभी तरीके की बीमारियों से मुक्त रहना, तो उसमें आ जाएगा आपका अच्छा खाना मिलना, अच्छा साफ पानी मिलना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना, किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को सरकार ने कहा है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदल गया है। फिटनेस से हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, जो आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य है। हम फिटनेस टू वेलनेस और आयुष मिशन आगे कुरुक्षेत्र की समरी में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र जुलाई 2017 का जो एडिशन है वो रूरल हेल्थ पे बेस्ड है या ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य समस्याओं पे बेस्ड है, तो उसमें हम इसके बारे में अधिक समझेंगे। अब अगर हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम विश्व में बहुत ही अनूठा है, क्योंकि विश्व के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भारत में हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भारत में पाए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत एक मेडिकल टूरिज़्म का प्रमुख केंद्र है। मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है? अगर हम टूरिज़्म को समझें तो इसका मतलब है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है किन्हीं कारणों की वजह से। वो घूमने की वजह से हो सकता है, वो अपने फैमिली या फ्रेंड से मिलने की वजह से हो सकता है, या वो मेडिकल कारणों की वजह से हो सकता है। मेडिकल कारणों की वजह से दो केस में हो सकता है, या तो जिस देश में है वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं या स्वास्थ्य की सुविधाएं अत्यधिक महंगी हैं या एक्सपेंसिव हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ पर उन सुविधाओं को अवेल नहीं कर सकता और उसे दूसरे देश में जाना पड़ेगा। जैसे हम कह दें कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप से लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर भी मिसिंग है। तो अफ्रीका की कुछ जगह हैं जहाँ से लोगों को भारत आना पड़ता है, या कुछ लेस डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ से लोगों को भारत की तरफ आना पड़ता है मेडिकल टूरिज़्म के लिए। तो इंडिया मेडिकल टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और मेडिकल टूरिज़्म की तरह अगर भारत को डेवलप किया जाए और विकसित किया जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स या स्कोप हैं। इसी तरीके से अगर हम दवा इंडस्ट्री देखें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, तो वो वॉल्यूम में 3rd लार्जेस्ट है और वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यूज़ में वो 14th लार्जेस्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या हैं, स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं? पहला है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, जो सबसे बड़ा किलर है। दूसरा माल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट। तीसरा है कि जितने भी डिजीज़ेज़ हैं उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो एक से दूसरे को फैल सकते हैं, उस तरीके की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। फिर सफाई की वजह से जो बीमारियां, गंदगी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे मच्छरों का मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो उसकी वजह से मलेरिया और मच्छरों के काटने से जो विभिन्न बीमारियां होती हैं वो सब हो सकती हैं। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये भारत में कुछ अत्यधिक हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, सफाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य समस्याएं और ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना, इन सभी इश्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो हेल्थ केयर को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है या दो परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। एक तो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है या जो गवर्नमेंट रन है। अब जो गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें फंड कहाँ से आएगा, उसको चलाने का पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट जो टैक्सेस इकट्ठा करती है उससे ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलता है। अब इसमें ये बहुत समझना ज़रूरी है कि टैक्सेस देने वाला सोशल सेक्शन एक है और उसको अवेल करने वाला, उसको यूज़ करने वाला सेक्शन दूसरा है। पर अगर ये टैक्सेस की भरपाई नहीं होगी तो जो सेक्शन सही में ज़रूरतमंद है उन तक सुविधाएं पहुंचना मुश्किल होती जाएंगी। तो पब्लिक सेक्टर में पहली चीज़ सरकार द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि सरकार इसको चला रही है, ये भारत के एक एक कोने तक पहुंच सकता है। तो गाँव में भी अवेलेबल होगा। गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जिसको PHC कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्योंकि इतने सारे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी लागत कम होगी, उसकी कॉस्ट कम होगी और काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर OPD की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जब पेशेंट सबसे पहले आता है तो उसको OPD में लिया जाता है, फिर अगर ज़रूरत होती है तो उसको वार्ड में भर्ती किया जाता है, अदरवाइज उसको दवाई देके छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं OPD। तो OPD की भीड़ पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो गाँव में भी होगा, शहरों में भी होगा और दोनों जगह उसकी समानता रहेगी। कुछ सुविधाएं शहरों में ज़्यादा होंगी, गाँव में कम होंगी, पर सुविधाएं हर कोने में होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड ये है कि सरकार कई सारे प्रोजेक्ट चालू करती है, जैसे मिशन इंद्रधनुष हुआ जिसमें ये कहा गया कि सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा या वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन हुआ जिसमें ये बोला गया कि गंभीर बीमारियों के लिए फ्री ड्रग्स दी जाएंगी और इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। इसी तरीके के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं जो कि हम कुरुक्षेत्र की समरी में जो हम अगली कुछ क्लासों में करेंगे उसमें समझेंगे। पर महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से थोड़ा सा अलग काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का फोकस ये होता है कि जितनी भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जितनी भी बीमारियां ऐसी हैं जो एक दूसरे से फैल सकती हैं, उनको रोका जाए। तो मलेरिया हुआ, TB हुआ, जॉइंटिस हुआ, इनकी रोकथाम करना पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है। जैसे कुछ वर्ष पहले जब स्वाइन फ्लू के केसेस आए थे तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी कर दिया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप उस लेवल तक उसको कंपलसरी नहीं कर पाते हैं। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से बेहतरीन होता है। अगर यूनिसेफ की रिपोर्ट को देखा जाए तो 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हर साल प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस की तरफ से मौत के शिकार होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। जब प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की बात आती है तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की प्रेजेंस शहरी इलाकों में ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में कम है। ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या RMP की तरह डॉक्टर्स रहते हैं, कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं, पर जो भी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, जैसे कि CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हुआ, ये सब शहरी इलाकों में या छोटे कस्बों में देखने को मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में दवाइयों की दुकानें भी आई हैं, पर यहाँ पर फ्री दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं जैसा कि सरकारी दवाई घर में होता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम किसी भी तरीके से सरकार से बाध्य नहीं होता है और यहाँ पर पेशेंट को अल्टीमेटली ज़्यादा पैसा देना पड़ता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। अब हेल्थ केयर और इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा पैसे लेता है, तो कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनके पास जा सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। हेल्थ केयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही है, सरकारी सेक्टर में कम होती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट जो ग्रामीण इलाके हैं और मुख्यतः जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, उन पे पड़ रहा है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स इनकरेक्ट या माल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। उसका प्रमुख परिणाम क्या होता है कि अगर
कोई इंसान छोटी दवाइयों से ठीक हो रहा है तो उसको ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको ज़बरदस्ती के इंजेक्शंस और बॉटल्स दी जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी ये कहता है कि 20% ही ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ ले सकते हैं जब वो बीमार होते हैं, और 40% लोग जो पेशेंट एडमिट होते हैं अस्पताल में, उनको किसी ना किसी तरीके से पैसा उधार लेना पड़ता है अपनी बीमारी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गांव तक और ग्रामीण इलाकों तक, जनजातीय इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। अब किस तरीके से इस समस्या को सुधारा जा सकता है? सबसे पहले तो सरकार को इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी लेनी होगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। दूसरा, जो गरीब है, जो डिसएडवांटेज है, उन तक बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सोशल कंडीशन सुधारनी होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, तो मच्छर कम होंगे, मच्छर कम होंगे तो मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। तो इस तरीके से अगर बेसिक हेल्थ केयर सुधरेगा तो अपने आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ती जाएंगी। 1996 में केरल गवर्नमेंट ने जो किया वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। केरल सरकार ने 40% अपने बजट का पंचायत को दे दिया और ये कहा कि पंचायत इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करे। तो पंचायत ने वो बजट घर बनाने में, डेवलपमेंट में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में लगाया। जब वो पंचायत उस बजट को यूज़ कर रही है तो पंचायत को पता है कि किस अस्पताल में पेशेंट डॉक्टर नहीं है, किस अस्पताल में बेड नहीं है, तो एक एक चीज़ का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और ठीक तरीके से वहाँ पर बदलाव आ सकता है। इसी तरीके से कोस्टा रिका एक कंट्री है, देश है साउथ अमेरिका में, उसका उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोस्टा रिका साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जितना भी पैसा आर्मी और डिफेंस में लगता है, कोस्टा रिका ये कहता है कि हमें वो पैसा डिफेंस में नहीं लगाना है और हमें वो पैसा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और बेसिक सुविधाएं देने में लगाना है। तो उसकी वजह से वहाँ का बेसिक डेवलपमेंट बहुत हुआ। वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है, वाटर, सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ सुविधाओं की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर में फंड ज़्यादा आ रहा है। वहाँ पर स्वास्थ्य सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से हुआ है। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से लोगों को अच्छा खान पीन मिले, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और अल्टीमेटली इससे स्वास्थ्य बढ़ेगा और स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी। तो इसको मुहैया करवाने के लिए गवर्नमेंट की या सरकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हमने मुख्यतः ये समझा कि हेल्थ केयर सेक्टर, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो या तो सरकारी सुविधाएं हो सकती हैं या प्राइवेट सेक्टर में हो सकती हैं और किस तरीके से ये दोनों सेक्टर कार्य करते हैं। हम आगे की कक्षाओं में और भी राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक्स और अध्याय करते रहेंगे। आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।